हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू चंद्रा। आज हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है? जो परंपरागत रूप से चले आते हैं, वो जो लड़का लड़की कह के संबोधन करते हैं कि तुम लड़का हो तो ये करोगे, या फिर लड़की है तो ये नहीं कर सकती है, या फिर जो ये लड़की का काम होता है ये लड़के का काम होता है, यही जेंडर रूढ़िबद्धता होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है। तो एक टीचर को इससे ऊपर उठ के बात करना है। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो एक टीचर को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट यही है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहेंगे अगर, तो शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करेंगे। तो अच्छा लड़का अगर कहते हैं तो इससे लड़के में ज़्यादा ये रूढ़िबद्धता का होगा कि ये लड़का है तो अच्छा हुआ, या लड़की हुआ तो अच्छा हुआ। तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा। शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना तो करनी चाहिए, लेकिन अच्छा लड़की या लड़का नहीं कहना, लड़का लड़की कहना ये रूढ़िबद्धता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर ऑप्शन है हमारा, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। 4 नंबर ऑप्शन है, लड़कियों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लड़के को ही केवल जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये लड़की भी निर्भीक बन सकती है और उसको भी जोखिम भरे कार्य कर सकती है। तो ऐसा नहीं कि लड़का ही केवल वो, तो ये भी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। तो चारों में हमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि अपारंपरिक बोल रहा है, इसमें न लड़का का नाम आ रहा है न लड़की का, और देंगे तो इसके अंदर दोनों आ जाएगा। और सेकेंड नंबर अच्छा बोल रहा है, लड़का का कर दिया है, लड़का या लड़की का वर्ड नहीं करना है। लड़का लड़की कहने से अच्छा लड़की कहेंगे तो इससे लड़की का बढ़ेगा मन, और ये लड़का कहेंगे तो लड़का, क्योंकि हम लड़का है तो ये करेंगे, लड़का लड़की है तो ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रूढ़िबद्ध धारणा है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यानी विद्यालय को व्यक्ति विभिन्नता किसके लिए पूरा करना चाहिए? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ये खाई वर्ड निगेटिव है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। शिक्षार्थियों के निष्पादन योग्यताओं को समान हम क्यों करेंगे? सबका अलग अलग गुण और अवगुण होता है, तो ये भी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑप्शन है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। हाँ, विभिन्नताओं को इसलिए करेंगे कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है और अयोग्य है, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट हम अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। 4 नंबर ऑप्शन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो ये विशिष्ट होने की अनुभूति ये नहीं ठीक है, ये थर्ड, इसका ऑप्शन सही थर्ड होना चाहिए। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। हमें ऑप्शन में
ये चीज़ ध्यान देना होगा कि क्यों ये सही होगा और ये क्यों गलत होगा। एक एक वर्ड को हमें ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, हम शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। इस शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। हम क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं, तो ये शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षार्थी किसे कहेंगे, स्टूडेंट को। शिक्षार्थी का मतलब क्या हुआ, यानी विद्यार्थी, जिसको हमें एक टीचर की तरह, बाल विकास के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें हम एक टीचर रहेंगे। मान के हमको चलना है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, कि हम एक टीचर है और जिस जवाब जो दे रहे हैं एक टीचर होकर एक बच्चे को किस तरह से हमें पढ़ाना है, वही समझ के हमें एक टीचर बन के ऑप्शन का पढ़ के और क्वेश्चन को जवाब देना है। तो ये शिक्षार्थी की यानी विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो एक एक वर्ड को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना। ये अवसर उपलब्ध कराना पॉजिटिव वर्ड है। ये हमेशा अगर जिस ऑप्शन में लगे कि अवसर वर्ड आ जाए तो ये पॉजिटिव की तरफ हमें ले जाता है। ये ऑप्शन लगभग सही होता है, अवसर वाला। तो ये बाल केंद्रित, यानी बाल केंद्रित कहने का मतलब क्या हुआ कि बालक के हिसाब से हमें पाठचर्या का पालन करना है। यानी बालक जो कहे हमें बाल केंद्रित का मतलब हमें सबसे पहले समझना होगा कि बाल केंद्रित का मतलब ये होगा कि बालक के हिसाब से हमें शिक्षा देना है क्लास में। और ये तो पॉजिटिव हो गया बाल केंद्रित, और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तो विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हम संभव उपाय क्यों करेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, हर बच्चा का सीखने का अलग अलग तरीका होता है। तो व्यक्तियों को विभिन्नताओं को समाप्त हमें नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। हर समय विभिन्नताओं को हमें समाप्त नहीं करना, ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, हमें ये भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा और क्यों गलत होगा, ये भी हमें समझना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा वर्ड निगेटिव है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, क्या ऑप्शन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, तब तक हम आंसर नहीं दे पाएंगे। सीधे नहीं कि सीधे कि ऑप्शन गलत होगा, ये नहीं, क्यों होगा, कौन सा वर्ड निगेटिव है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, इस पर हमें ध्यान देना हो। तो ये सेकेंड नंबर हमें गलत लग रहा है। फिर थर्ड नंबर हम देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना नहीं। धीमी गति से जो शिक्षार्थी सीखेगा उसे हमें अलग विद्यालय में नहीं भेजना, उसे हमें साथ ही शिक्षा देना है सभी शिक्षार्थियों को। यानी जो धीमी गति, यानी ये विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हुआ, विशेष आवश्यकता वाला बच्चों को भी हमें साथ लेकर चलना है। यानी हमें समावेशी शिक्षा का विकास करना है, समावेशी शिक्षा देना है सारे बच्चों को एक साथ रख के। ऐसा नहीं कि तुम धीमी गति से सीखते हो तो तुमको अलग रहना चाहिए, या अलग में तुमको शिक्षा देंगे, या अलग विद्यालय में भेजेंगे। हमें ये भी देखना है कि कोई ऑप्शन क्यों गलत होगा। तो इसमें धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी को विशेष विद्यालय में भेजना है, तो ये नहीं, भेजना नहीं होगा। ठीक, भेजना नहीं है, सबको साथे में ही शिक्षा देना, इसलिए थर्ड नंबर भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। नहीं, पाठचर्या हम समान क्यों करेंगे, सभी शिक्षार्थियों के समान स्तर, जो बच्चा जिस तरह से सीखेगा उसको उस हिसाब से सिखाना है हमें, न कि सबके लिए समान कर देना है। सभी शिक्षार्थियों के समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, ऐसा नहीं है। सब बच्चे, कोई ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, कोई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कोई कमज़ोर बच्चे होते हैं, तो उसके लिए समान स्तर की पाठचर्या अनुगमन गलत होगा। सो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही होगा। बाल केंद्रित पाठचर्या यानी बालक के हिसाब से शिक्षा देना
का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें सारा पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव वर्ड वाला ही सही ऑप्शन होता है। कहीं भी आपको ऑप्शन में बाल केंद्रित नजर आए या अवसर, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। और किसी भी प्रश्न में अगर बाल केंद्रित और अवसर दिखाई दे तो वो पॉजिटिव वर्ड होता है। हमें इस वर्ड पर ध्यान देना है और हमें एक एक वर्ड को समझना है। अगर आप सीटेट में वर्ड को समझ जाते हैं तो आपके लिए बाल विकास आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत और व्यापक का मतलब क्या हुआ? सतत का मतलब लगातार, व्यापक मतलब ज़्यादा, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा कौन ज़्यादा, किसी भी क्वेश्चन को देखे कि कौन बच्चा पढ़ने में ज़्यादा ठीक है, कौन कमज़ोर है, उससे हम मूल्यांकन करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत मतलब लगातार और व्यापक मूल्यांकन हमें क्लास में करना होता है। वो किस पर बल देता है? तो फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले हम समझ लिए, फिर अब ऑप्शन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ कह रहा है और ऑप्शन हम कुछ देंगे। ऑप्शन के एक एक वर्ड को समझना और क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बाल विकास आसान हो जाएगा। और बाल विकास का बहुत बड़ा रोल है सीटेट में। हर 5 सब्जेक्ट में जो होता है 1 to 5 में जो है 5 सब्जेक्ट, उसमें हर में 5 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का बाल विकास होता है। 4 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का बाल विकास होता है और 31 नंबर का फर्स्ट में ही बाल विकास ही पूछा जाता है। तो बाल विकास का बहुत बड़ा रोल है और बाल विकास को सीखने के लिए हमें एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा समझाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका हमें समझाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो हम इस तरह के बाल विकास के क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लिए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ये परीक्षण वर्ड जब भी आ जाए तो परीक्षण एक निगेटिव वर्ड है। तो परीक्षण वर्ड जब आ जाए तो परीक्षण से ही सोच लेना है कि ये निगेटिव ऑप्शन है, ये गलत हो जाना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, परीक्षा हमें नहीं लेना है, ये ऑप्शन लगभग गलत है। वैसे चारों ऑप्शन को पहले देखेंगे और जो उसमें सबसे हमको सुटेबल आंसर लगेगा उसको हम टिक करेंगे। सेकेंड नंबर ऑप्शन है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो ये हमें पॉजिटिव आंसर लग रहा है। अवलोकित करना यानी अवलोकन करना कि बच्चा किस तरह से सीखते हैं, क्या सीखे। रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरह से है, यानी व्यापक मूल्यांकन, इसी को सुधारा जाए यानी इसको कैसे सुधार कर सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो ये हमें पॉजिटिव लगा। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन 3rd नंबर है, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो परीक्षा वर्ड जब भी आ जाए ये निगेटिव वर्ड है। ये जब भी परीक्षा, परीक्षण ये सब आ जाए ना तो ये निगेटिव वर्ड है और ये जब आए तो वो ऑप्शन लगभग गलत ही होता है। तो ये शिक्षण के साथ लगभग, तो ये परीक्षण वर्ड निगेटिव है, ये भी ऑप्शन लगभग गलत ही होगा। 4th नंबर है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। फिर इसमें भी परीक्षा आ गया, बोर्ड हो गया, बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर। तो ये परीक्षा जब भी आए तो लगभग ये निगेटिव वर्ड ही होता है और इसमें भी परीक्षण, ये तो लगभग ये तीनों में निगेटिव वर्ड हुआ। इससे भी आप पकड़ सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन से भी पकड़िए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। तो मूल्यांकन करेंगे तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित करता है, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, किसके कारण होगा और क्यों होगा, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई और दूसरा जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं होगा, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस चीज़ को आप समझते हैं तो आपके लिए फलदायक होगा। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन होगा 5 नंबर, विद्यालय आधारित आकलन, यानी विद्यालय में जो आकलन होता है वो किस पर बल देता है। 5 नंबर क्वेश्चन का कहने का मतलब है विद्यालय में जो आकलन किसके ओर देता है, यानी क्या होता है विद्यालय आधारित आकलन, इसको हमें बताना है। तो विद्यालय में जो आकलन होता है उससे क्या होता है, तो देखते हैं हम ऑप्शन। फर्स्ट नंबर, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। इसलिए बोर्ड का क्या लेना देना है,
शिक्षा बोर्ड का जवाबदेही क्यों कम करेगा? ये भी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन देख के हम ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर ऑप्शन है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। नहीं, राष्ट्रीय मानकों की बाधा क्यों उत्पन्न करेगा? आकलन करते तो बाधा उत्पन्न कैसे हो जाएगा सर्वाधिक राष्ट्रीय मानकों में? ये बाधा वर्ड है, ये बाधा वर्ड भी निगेटिव, अगर बाधा वर्ड लगे तो लगभग ये ऑप्शन भी, बाधा जिस ऑप्शन में लगे ये ऑप्शन लगभग गलत ही होता है, चाहे वो बाल विकास का कोई सा क्वेश्चन हो, तो ये निगेटिव वर्ड है। और ये जवाबदेही कम कर दे, ये भी लगभग गलत ही है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। हाँ, परिचित वातावरण यानी जिस वातावरण में वो रहा है उसको, उसी में अधिक सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। ये हमको एकदम सही लग रहा है। तो परिचित वातावरण यानी जिसमें वो रहा है। ऐसे हमें ये बाल विकास में ये भी शिक्षा दिया जाता है कि जो बच्चा का मातृभाषा होता है उसमें भी उसे हम शिक्षा देंगे, उसी मातृभाषा में। मातृभाषा कहने का मतलब जो अपने वो घर परिवार के साथ भाषा बोलता है उसमें अगर उसको शिक्षा देंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो परिचित वातावरण यानी वो जिस वातावरण में रहता है उसी में अधिक सीखने से सभी विद्यार्थियों की मदद करता है, यानी तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे, शिक्षार्थी और शिक्षकों को और अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी और शिक्षक यानी टीचर और अगंभीर और लापरवाह बना, ये तो गलत है। आकलन करेंगे तो इससे लापरवाह कैसे बन जाएगा? ये दोनों विद्यार्थी और शिक्षक को लापरवाह नहीं बल्कि और दृढ़ बन जाता है कि बच्चे आकलन करने से शिक्षक और दृढ़ हो जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो इसका इस 4 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 नंबर। तो क्यों होगा ये तो हमने समझा दिया। तो हमें ये एक एक वर्ड पे ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन क्यों होगा और कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता किसके ओर संकेत करती है? तो माने सीखने के लिए जो तत्पर है तो वो किसके ओर संकेत करता है? सीखने मतलब कौन तत्पर होगा? तो यानी बच्चा ही होगा। हमें एक टीचर बन के ही एग्जाम हॉल में एग्जाम देना है कि हम बच्चा को पढ़ाएंगे, तो जो बच्चा सीखने में तत्पर है वो किस ओर संकेत दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, सीखने के समान योग्यता स्तर पर। जो बच्चा तत्पर होगा वो सीखने के समान योग्यता पर कैसे होगा? ये गलत है। समान कैसे हुआ? जब वो तत्पर है, वो इंटरेस्ट ले रहा है कि हमें सीखना है, तो ये भी ये लगभग गलत है। फिर नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन, सीखने की सार्थक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। हाँ, ये लगभग ठीक हो सकता है। सार्थक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर यानी उसका वर्तमान में जो संज्ञानात्मक स्तर है उसमें भी उसको सीखने में आसानी हो रहा है और वो सीखने में एकदम तत्पर है। ये लगभग ठीक लग रहा है। फिर नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। सीखने की कार्य की प्रकृति से संतुष्ट करने का कोई मतलब नहीं, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। फिर 4th नंबर थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक महोदय मनोवैज्ञानिक है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें होगा 2nd नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? यानी एक शिक्षिका जो है यानी एक अध्यापिका है, उनके कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले यानी शरीर से विकलांगता कह सकते हैं, जो लंगड़ा हुआ शारीरिक विकलांगता वही हुआ, यानी हाथ से भी हाथ कटा हुआ, चाहे कुछ भी शारीरिक यानी जो देखने में फिजिकल से विकलांग हो, जो जिसको हम देख सकते वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? यानी विकलांग बच्चा को शिक्षक क्या कहेगा सो उचित होगा। यानी हम एक टीचर है और हमारे क्लास में अगर कोई बच्चा है विकलांग, तो उसके लिए हम क्या सही वाक्य का प्रयोग करेंगे और इसमें क्या गलत वाक्य है जो एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं हमारा 1st नंबर ऑप्शन कौन सा गलत है और कौन सा सही है, जिसे एक टीचर को शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे के लिए उपयोग करना चाहिए और
क्या नहीं करना चाहिए। तो पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। ये निगेटिव लग रहा है हमें कि समवयस्क बच्चों की मदद क्या लेगा ये बच्चा, पहिया कुर्सी वाले बच्चे, यानी पहिया कुर्सी वाले बच्चे कौन हुए, तो वो विकलांग बच्चे हुए जो अपने समवयस्क सभी साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। सेकेंड नंबर है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि नहीं। ये तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं हम कि कौन सा। फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है इसलिए वो बाहर फील्ड में नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल भी गलत है। उसको भी जैसे साथी के लेके जाइए चाहे जो भी, ये थोड़ा सा सही लगा, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर बिल्कुल ही गलत है। फिर थर्ड नंबर हमारा ऑप्शन है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने वैसाखी क्यों का प्रयोग क्यों नहीं करते। यहाँ पे वैसाखी हुआ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर वैसाखी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसी को टाइप करके हम समझाने का कोशिश करे हैं। तो वैसाखी होगा, वैसाखी। ठीक, तो ये पैसा गलत है, मिस्टेक से पैसा हो गया टाइपिंग में, तो यहाँ पे वैसाखी का क्यों प्रयोग नहीं करते। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिला भी सकते हैं, उसी को हमने इस समझाने का प्रयास किया है एक एक वर्ड को। तो आप समझे सीटेट का क्या ट्रेंड है और क्या हमसे चाहता है कि क्या किस तरह से एक टीचर जवाब दे सही। तो उसी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपने वैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो ये ऑप्शन हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। फर्स्ट वाला भी ठीक ठाक था, बट फर्स्ट से ज़्यादा बेटर थर्ड नंबर ऑप्शन हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें साथी का मदद लेने वाला बात है। और थर्ड नंबर में है उसके पास खुद अगर बैसाखी है, बैसाखी जिस पर वो लंगड़ा आदमी जो होता है वो चलता है, उसी को बैसाखी बोलते हैं, यहाँ पे बैसाखी होगा। तो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो यही होगा सही, लगभग यही होगा। फिर फोर्थ नंबर है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें। वो गलत बात है कि और बच्चा सब है जो सही है, विकलांग नहीं, वो बाहर खेल रहा है, और वो जो विकलांग है वो बाहर नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं है। वो भी, उसका भी गेम होता है विकलांग का विकलांग के साथ, इसलिए वो भी बाहर जाके बैसाखी के साथ खेले। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो पोलियोग्रस्त बच्चे, ये गाना नहीं, ये गाना यानी क्लास की एक्टिविटी हो गई। ये क्लास में एक्टिविटी क्यों करेगा, ये बाहर खेलने के समय जाके बाहर खेलेगा ही, सब खेलेगा, सब खेल रहा है तो विकलांग बच्चा भी खेलेगा। ऐसा नहीं है कि विकलांग है तो क्लास में ही बैठे रहो, क्लास का ही गाना उना करो, कुछ भी करो, बैठ के अंतराक्षरी खेलो या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं है। जो है विकलांग बच्चा वो भी बाहर जाके खेलेगा। ठीक, हमें अंतर नहीं करना है, चाहे वो किसी तरह का बालक हो, हमें सबके साथ समान व्यवहार करना है, हमें समावेशी शिक्षा देना है बच्चे को। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय, यानी एक समावेशी विद्यालय में क्या क्या होता है। शिक्षार्थियों की, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हुआ, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना। समावेशी विद्यालय किसे कहेंगे, जिसमें सभी तरह के बालक आते हैं पढ़ने के लिए, बालक और बालिका, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो विकलांग नहीं हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यानी एक समावेशी विद्यालय में क्या होगा, उसके बारे में हमको सही ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको आंसर देना है। तो समावेशी विद्यालय हम समझ गए कि समावेशी विद्यालय कहने का मतलब उसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ने आएंगे। जो विकलांग होगा वो भी, जो विकलांग नहीं होगा वो भी, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे जो भी हो, गूंगा हो, वो भी पढ़ने आएगा। यानी तो उसको क्या बोलेंगे, समावेशी विद्यालय। जो धनी होगा वो भी आएगा, गरीब होगा वो भी आएगा, जो अच्छा होगा वो भी आएगा, खराब होगा वो भी आएगा, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ने आएंगे, उसी को हम बोलेंगे समावेशी विद्यालय। ठीक है, हम क्वेश्चन को समझ लिए। अब ऑप्शन में देखेंगे कि क्या हमें
समावेशी विद्यालय के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो सही होगा उसे हम टिक करेंगे ऑप्शन को। फिर फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं, प्रतिबद्ध होता है। तो क्षमताओं की परवाह, हाँ, किसी का क्षमता कम सीखने का होगा, किसी का क्षमता ज़्यादा होगा, तो क्षमता जो होगा उसमें हमें सुधार करना है और अधिगम जो सीखेगा उसके परिणाम को सुधार करना है। तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है, सही हमें लग रहा है। फिर भी हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर इससे भी हमको ज़्यादा सही कोई ऑप्शन लगेगा तो उसको हम टिक करेंगे। लगभग हमें एग्जाम में 2 ऑप्शन सही लगते रहते हैं 4 में, और 2 में ही कन्फ्यूजन रहता है। तो उस 2 में कोई तो पकड़ा जाता है फर्स्टे बार में कि 4 ऑप्शन में हमें 4 में निगेटिव है तो 1 आ गया, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें 2 ऑप्शन सही लगते रहते हैं। हम ये नहीं कंपेयर कर पाते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। ये ऑप्शन हमें पॉजिटिव लग रहा है, फिर भी हम 3 ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमें ये सही लगा तो बिना 3 ऑप्शन पढ़े ही जवाब दे देंगे। फिर हम सेकेंड नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। शिक्षार्थी के मध्य हमें अंतर नहीं करना है कि तुम ज़्यादा तेज है, चाहे तुम कमज़ोर हो वो ज़्यादा तेज है, या फिर तुम विकलांग हो और वो विकलांग नहीं है। तो यानी शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी हुआ, विद्यार्थी के मध्य हमें अंतर नहीं करना है। ये फर्स्टे में हमें निगेटिव वर्ड दिख गया, आगे पढ़ते क्या है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना। ऐसा नहीं है, विशेष रूप से जो सक्षम होगा उसके लिए कम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य क्यों निर्धारित करेंगे, वो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। ये दोनों, यहाँ भी निगेटिव वर्ड और यहाँ भी निगेटिव वर्ड, यहाँ चुनौतीपूर्ण करेंगे भी रहता अगर, तो यहाँ एक निगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ 2 जगह पे है चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित, हम क्यों करेंगे, तो ये भी कम क्यों, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करेंगे जो सक्षम होगा उसके लिए। तो ये ऑप्शन सेकेंड नंबर भी बिल्कुल हमें गलत लग रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड नंबर, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। विशेष रूप से जो योग्य शिक्षार्थी है उसको अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध क्यों होगा एक टीचर, सबके लिए प्रतिबद्ध होता है एक टीचर, न कि विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों की। जो विशेष रूप से शिक्षार्थी है, विशेष रूप से योग्य है उसके लिए भी, और जो अयोग्य है उसके लिए भी एक टीचर प्रतिबद्ध होता है। तो ये विशेष लगा दिया विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के लिए, तो ये गलत हो गया। विशेष रूप से शिक्षार्थी क्या, सभी शिक्षार्थी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए एक शिक्षक प्रतिबद्ध होता है। ये थर्ड नंबर ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करना। तो ये सीखने की आवश्यकता को क्या निर्धारित करना है, ये ऑप्शन भी हमें गलत लग रहा है। शिक्षा निर्योग्यता के अनुसार क्या, योग्यता के अनुसार उसको आएगा। फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ, तो इसकी ये होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की क्षमताओं को परवाह किए बिना उनके अधिगम परिणाम को सुधारना, यानी हमें अधिगम के परिणाम को सुधारना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। और क्यों सही होगा ये हमने आपको समझा दिया, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर ऑप्शन क्यों गलत होगा ये भी हमने आपको समझा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, यानी एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जिसका आईक्यू लेवल जो होता है ना 120 के ऊपर होता है, उसे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहते हैं। यानी जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी होगा उसे हम प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहेंगे। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है उसके बारे में इसमें क्या सही है और क्या गलत है इस 4 ऑप्शन में। तो हमें सही से प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के बारे में जो ऑप्शन सही लगेगा उसे हम टिक करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को समझ लिए हैं, फिर अब ऑप्शन को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय में द्वारा उपलब्ध नहीं करा। ये गलत लग रहा है। ये प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसा क्या सहयोग होगा जो विद्यालय उपलब्ध नहीं करेगा। एक टीचर को सभी को जो आवश्यकता होगा, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसको भी, और जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं है उसे भी उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराना है। तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। फिर सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। शिक्षक के बिना अध्ययन को व्यवस्थित कैसे कर लेंगे। शिक्षक के गाइडेंस में ही एक विद्यार्थी, चाहे वो प्रतिभाशाली हो चाहे प्रतिभाशाली नहीं हो, वो अपने अध्ययन को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक कर भी सकते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन शिक्षक का गाइडेंस सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ये भी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। फिर थर्ड नंबर ऑप्शन है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है कि अन्य शिक्षार्थी यानी दूसरा जो विद्यार्थी होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के साथ, यानी उसका जो साथी होगा, अगर वो कमज़ोर भी होगा तो उसके लिए ये अच्छा एक मॉडल बन सकता है। ये स्टूडेंट जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो दूसरे शिक्षार्थी के लिए अच्छा मॉडल बन सकता है। यानी जो क्लास में ये पढ़ने में अगर तेज होगा तो अगर ये पढ़ेगा, ये समझेगा, तो इसके समझदारी से कमज़ोर बच्चा भी उससे सीखने का प्रयास करेगा। सो हमें थर्ड नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। और फोर्थ नंबर है, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। अधिगम निर्योग क्या मतलब, सीखने में निर्योग नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। अधिगम के लिए निर्योग कोई भी हो सकता है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत है। और क्यों गलत है ये आपको मैंने समझा दिया, और सेकेंड नंबर ऑप्शन क्यों सही है ये हमने आपको समझा दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है हमारा, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है। यानी बच्चों को जो हम सिखाएंगे सुनाएंगे उसके लिए अधिगम योग्य वातावरण यानी सीखने के योग्य वातावरण के बारे में कौन सा सही, यानी सीखने योग्य वातावरण के बारे में क्या सही है, यानी कौन सा वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रश्न हम समझ लिए। फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। यानी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय यानी कोई क्रिया नहीं कर रहा है तो कैसे सुनेंगे। उसमें आप सुन रहे हैं, उसमें हमें कोई डाउट है तो उसको हम पूछेंगे। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय रूप से सुनेंगे तो ये नहीं सही, गलत है। ये वातावरण का सही वातावरण नहीं हुआ। लगातार हम सुनेंगे, क्यों हम सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारे टीचर कोई कहानी बता रहे हैं, उसमें लगातार हम सुनेंगे, हमें कहीं पर कुछ अच्छा लगा तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं शिक्षक से। या फिर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ, तो हम पूछेंगे। ऐसा नहीं कि हम निष्क्रिय रूप से एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनेंगे। तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। सेकेंड हमें निरंतर गृह कार्य देते रहना है। गृह कार्य का इंग्लिश होता है होमवर्क। तो निरंतर यानी लगातार गृह कार्य देते रहना, ये भी गलत है। ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि लगातार गृह कार्य दे रहे हैं बच्चे को। गृह कार्य वर्ड भी निगेटिव है। आपको अगर गृह कार्य वर्ड लगे ऑप्शन में, कोई सा क्वेश्चन रहे और पॉजिटिव उसका आंसर देना रहे तो गृह कार्य वर्ड आए तो उसको आप गलत कर देंगे। यहाँ पर भी ये भी गलत होगा। और फर्स्ट नंबर भी हमें गलत लग रहा। फिर भी हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। सीखने वाला द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, तो ये भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन फिर भी सीखने को व्यक्तिगत यानी जो सीखने वाला बच्चा है वो व्यक्तिगत कुछ कार्य कर रहा है तो ठीक ठाक है मिला जुला के। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। और ये थर्ड और फोर्थ को देखते हैं, ये ठीक ठाक लगा। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। तो शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, यानी शिक्षार्थियों को छूट देना। ऐसा नहीं कि उसको कहेंगे कि यही क्वेश्चन बनाओ, इसी को याद करो, ये करो, वो करो, ऑर्डर देंगे, ऐसा नहीं। बच्चा जो अपने इंटरेस्ट से करना चाहेगा वो, यानी थर्ड की अपेक्षा हमें फोर्थ नंबर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। व्यक्तिगत कार्य करेगा उससे भी ज़्यादा अच्छा हमें ये फोर्थ नंबर ऑप्शन लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड नंबर थोड़ा अच्छा लगा तो टिक कर देंगे, फोर्थ नंबर गलत ही होगा, ऐसा नहीं। ऑप्शन दोनों सही हो सकता है, लेकिन जो हमें ज़्यादा सही लगेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे हम टिक करेंगे। तो फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाजीकरण है, यानी समाजीकरण क्या है।
मतलब सामाजिकरण यानी समाज से, समाजीकरण यानी समाज से जुड़ा हुआ कि समाज में क्या होता है, तो समाजीकरण के बारे में होगा। समाजीकरण है यानी समाज में जो होता है वही समाजीकरण, समाजीकरण के अंतर्गत हुआ कि समाज जो करण यानी समाज में जो होता है उसके बारे में बच्चा को क्या है। तो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तो समाजीकरण बोल रहा है तो शिक्षक तो नहीं आएगा उसमें, तो समाज का वर्ड होना चाहिए, शिक्षक तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन की तरफ बढ़ना होता है। तो शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, ये तो स्कूल का एक्टिविटी हो गया, तो ये समाजीकरण समाज से जुड़ा होगा। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ऐसा तो नहीं है। सामाजिकरण में बच्चा का विकास आधुनिक रूप से, आधुनिकीकरण का अगर हो रहा है तो आधुनिकीकरण का होगा, चाहे परंपरागत रूप से कुछ हो रहा है तो परंपरागत भी बच्चा सीखेगा, दोनों सीखेगा। चाहे आधुनिक, ऐसा नहीं केवल आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेगा। तो ये केवल बोल रहा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण यानी नया रोड बन रहा है, नया बिजली आया है, पहले बिजली नहीं था, तो ऐसा तो बच्चा बिजली नहीं था तो उसने भी सीखा, बिजली है तो बिजली के बारे में सीखेगा। यानी जो समाज में अवेलेबल होगा उस चीज़ को वो सीखेगा, ऐसा नहीं जो आधुनिकीकरण है उसी को केवल सीखेगा। समाज में जैसा हम माहौल बच्चे को देंगे वैसा वो सीखेगा, ऐसा नहीं खाली आधुनिकीकरण को सीखेगा, ये गलत है। फिर थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हाँ, ये हमें सही लग रहा है, यानी समाज में जो मानदंड है, जैसा भी है समाज, जैसा हम अपने बच्चे के साथ परिवार में समाज में करेंगे कि लड़कियां खेल सकती है, लड़का ने लड़के खेल सकते हैं, केवल लड़कियां नहीं खेल सकती, इस तरह का अनुकूल करते हैं तो बच्चा उसी में अनुकूलित हो जाएगा, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समाज में अच्छे माहौल देने चाहिए बच्चे को। हर तरह जो कार्य लड़का कर सकता है वो कार्य लड़की भी कर सकती है। अब हर तरफ लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो कुछ परंपरागत रूप से कार्य है जो लड़कियों के लिए बांट दिया गया है, लड़कों के लिए कि बड़ा है तो आगे बढ़ेगा, लड़का ही कमा सकता है। कुछ इस तरह का परंपरागत कार्य भी होता है समाज में, ऐसा नहीं है, अब लड़कियां भी कमाती है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये सब चीज़ हमारे समाज से दूर होना चाहिए। तो हमें बच्चे को एक खुला माहौल देना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन 11 नंबर का क्या सही आंसर होगा? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जैसा हमें समाज बच्चे को अवेलेबल कराएंगे, जैसा समाज में रखेंगे बच्चा वैसा हमारा हो जाएंगे। जिस तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे, जिस तरह का माहौल होगा वो सब बच्चा सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड सेकेंड आधुनिकीकरण की यानी मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को सीखेगा। वो कैसे सीखेगा मॉडर्नाइजेशन? अगर मॉडर्न होगा समाज तो मॉडर्न सीखेगा, अगर परंपरागत है तो परंपरागत सीखेगा, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल। तो सेकेंड गलत हो जाएगा, थर्ड सही लग रहा है। फिर फोर्थ सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बच्चा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन क्या करेगा? वो जब बड़ा होगा तो कुछ उसको अगर समझ होगा तो वो चेंज करने का चाहेगा कि ये परंपरागत है तो इसको चेंज करे, तो बड़ा होकर करेगा। लेकिन हम बच्चा को समझ के इसको बनाएंगे। किसी भी क्वेश्चन आंसर को हम एक बच्चा को जवाब दे रहे यही समझ के हमें बनाना है। इसमें बच्चा नहीं दे रहा है लेकिन हमें एक बच्चा समझना है, ठीक है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बच्चा परिवर्तन क्या करेगा? कुछ भी सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन नहीं करे। सो फोर्थ नंबर ऑप्शन भी गलत है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत है। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप इस तरह के वीडियो बनाएं, हमें अच्छा लगता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अगर प्रीवियस ईयर की जितना भी क्वेश्चन है उसके वर्ड से पर कमांड हो जाए, वर्ड और समझने क्वेश्चन को समझने का क्षमता हो जाए तो आपके लिए सीटेट बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।